हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सीकर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, हर रोज़ की तरह हम बात करेंगे 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, और इसमें से सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे वो रहेंगे उत्तराखंड के, लगभग 16 से 17 प्रश्न। 7 प्रश्न रहेंगे हिंदी के, और बाकी जो बच्चे प्रश्न वो रहेंगे जीके के। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा, और 30 में से स्कोर कितना रहा ये भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपने परीक्षा वाणी का महामैराथन नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिए, क्योंकि हर रोज़ नए लोग जुड़ते हैं, उनको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। विश्व इतिहास का पूरा ही दे दिया मैंने, लगभग 60-62 मिनट की वीडियो बनी है, यानी कि 1 घंटे 2 मिनट के आसपास की वीडियो बनी है। तो विश्व इतिहास आप पूरा देख सकते हैं। बाकी इसके बाद आपके लिए लूसेंट का जो संविधान है वो पूरा ही लगभग 6 से लेकर, अभी नहीं कह सकता कितने घंटे में, लेकिन 6 से लेकर 8 घंटे के बीच में वो पूरा संविधान आपका लूसेंट का, वो भी मैराथन आपके लिए बन जाएगी। जो नई लूसेंट है, पुरानी नहीं है, जो नया एडिशन है बिल्कुल, वो मैं लेके आया हूँ, बिल्कुल नई बुक है। और परीक्षा वाणी की भी नई बुक है, वो भी मैं करा रहा हूँ। और इसके बाद जो जिला सीरीज वाला, जिसमें सभी जिलों के बारे में वो वाला आएगा, बाकी उसके बाद फिर अध्याय 1 से आएगा। तो आज जो आपका प्रश्न है, सब डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आज जो आपका प्रश्न है वो है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अब बात कर लेते हैं जो कल का प्रश्न था उसकी। कल का जो प्रश्न था बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार वर्ष 1987 में भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को प्रदान किया गया था। तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था दोस्तों ये, और एग्जाम में आता भी है। ऐसा गलत मत पढ़ाओ, लेकिन अगर माना गलत, पता नहीं कौन सा प्रश्न था, लेकिन अगर ऐसा है तो ज़्यादातर लोगों ने तो कमेंट नहीं किया, क्योंकि हर रोज़ तो ये लोग, क्योंकि हर रोज़ तो जो रोज़ के हैं वो तो कमेंट कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। लेकिन कोई अगर माना लगता है कि दोस्तों किसी क्वेश्चन में गलती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। बाकी सब लगभग सभी ने सही बताया हुआ है। जैसे अमन रावत जी हैं, ये हर रोज़ बताते हैं। तो प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार MS स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक 1987 में दिया गया, और ये भी लगभग हर रोज़ के ही हैं। तो ऐसा गलत तो कोई अगर लगता है कि किसी क्वेश्चन में गलती है तो भी आप, बाकी ये पंकज पटवाल जी, बाकी ये तो हर रोज़ के ही हैं, तो इसका सही उत्तर भी आपको देना है। तो शुरुआत करते हैं हिंदी से। पहला प्रश्न है, परिसरमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। अब दोस्तों पहले तो हिंदी तो नहीं, पहले लूसेंट जीके और पहले परीक्षा वाणी, फिर उसके बाद हिंदी का भी मैराथन। इस तरह से एक दिन में पूरा एक चैप्टर खत्म। थोड़ा टाइम जरूर लगता है दोस्तों, एक ही दिन में बना पाना संभव नहीं हो पाता है, थोड़ा इसलिए धैर्य रखिए। बाकी आप लोग पढ़ते रहिए, जहाँ से पढ़ रहे हैं, और बुक से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, पढ़ते रहिए तब तक। परिसरमी शब्द में कौन सा विशेषण का बोध होता है। परिसरमी में दोस्तों संख्यावाचक आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। परिसरमी संख्यावाचक ऑप्शन आपको इस तरह से हटाना है। परिमाण भी नहीं है, सार्वनामिक भी, गुणवाचक है, गुण है, क्योंकि परिसरमी एक गुण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रयुक्त शब्द बाल्टी। बाल्टी सबके घर में होती है। बाल्टी शब्द भंडार की दृष्टि से किस तरह का है। तो ये देशज नहीं है, यह है विदेशज। बाकी तत्सम तद्भव तो भूल के भी जो नए होंगे वही करेंगे, वरना भूल के भी आपको नहीं करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विदेशज। अगला प्रश्न है, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इससे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। निम्नलिखित में से एक कथन गलत है। देख लेते हैं कौन सा कथन गलत है। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। अगर जिनको नहीं पता है संधि, तो ये परिभाषा है, लिख लीजिए अभी। 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। बिल्कुल है, 2 स्वर मिलेंगे तो स्वर संधि, ये भी सही है, अभी तक तो सही लगा। अगला देख लेते हैं यहाँ पर, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। अगला भी देख लेते हैं, विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं। अब जो लोग नए होंगे या जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा तो कहेंगे ये भी सही है, पर ये वाला सही है, व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। तो 3 तो सही है, बाकी ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल गलत हो गया। विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से उत्पन्न विकार को विसर्ग संधि कहते हैं, तो यही हो जाएगा दोस्तों गलत। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, विसर्ग के साथ यहाँ पर आएगा स्वर या व्यंजन, आने पर विसर्ग में जो विकार होता है उसे कहते हैं दोस्तों विसर्ग संधि। तो यहाँ पर इस तरह का होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर विसर्ग के साथ विसर्ग के मेल से तो ये कहीं का बनता नहीं है। तो इसका सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, य का उच्चारण स्थान है। अब दोस्तों वर्णमाला में जैसे कुल 52 है, जैसे उनमें से कुछ भी आपको उठा के पूछा जा सकता है कौन सा क्या है। तो बहुत जल्दी हिंदी आप तब पढ़ लीजिए, बाकी हिंदी भी आपके लिए डिटेल में बहुत जल्दी शुरू की जाएगी। तो य हो जाएगा दोस्तों तालु। इस य एक तो पूरा चौ वर्ग याद रखिए, पूरा का चौ छ जौ, अब पूरा याद रखिए, ये हो जाएगा हमारा तालु। और इसके अलावा ईश यज्ञ। अब ये मैंने क्यों, ये यहाँ पर यो आ गया, यहाँ पर ग्यों आ गया, ये सौ आ गया, ये ई आ गया बड़ी वाला, तो ये सब याद रखिए, ये सब हो जाएगा
तालु में। तो यहाँ पर भी आपका ई से किसे काम बन गया, तालु। अगला है द्विज शब्द का अर्थ है। द्विज ब्राह्मण भी होता है क्योंकि अनेकार्थी है, पक्षी भी है, दांत भी है, तो उपरोक्त तो सभी ऑप्शन नंबर डी। अगला है कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा का भाव है। अब आपको यहाँ पर इसका भाव समझना है। कढ़ाई चूल्हे में गिर गई ऐसा कतई नहीं, एक बार भूल होती है तो बार बार होती है, तो ऐसा भी आपको लगता है कि ऐसा होता है। कढ़ाई और चूल्हा पास पास होता है, अब ये भी कतई आपको लगे नहीं होंगे कि इसका उत्तर हो सकता है। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है और ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। युगों में से कौन सा गलत है? अवधि पूर्वी हिंदी बिल्कुल है, ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी बिल्कुल है, भोजपुरी नहीं, पूर्वी हिंदी की तो नहीं, भोजपुरी बिहारी हिंदी की है, बिहारी हिंदी की, भोजपुरी मगही मैथिली, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड यहाँ से शुरू हो गई है। नारायण स्वामी द्वारा धारचूला तहसील में नारायण आश्रम की स्थापना कब की गई? तो नारायण आश्रम कहाँ स्थित है? तो धाराचूला में है, पिथौरागढ़ जनपद में। तो 1936 में इसकी स्थापना नारायण स्वामी ने की थी। अगला प्रश्न है, ग्रामीण और कृषि विकास समिति का गठन हल्द्वानी में। पहली बात तो प्रश्न से आपका एक प्रश्न बन जाता है, ग्रामीण और कृषि विकास समिति का है तो हल्द्वानी में है। अब इसका गठन कब किया गया? अब दोस्तों 1996 भी किया, 1995 भी किया गया था और मार्च से भी किया गया था, पर इसने प्रश्न में मार्च से तो दिया है, 1995 भी दिया है, सभी में दिया है, पर एग्जैक्ट डेट आपको बतानी है। तो ये हो जाएगा 25 मार्च 1995 को हल्द्वानी में ग्रामीण और कृषि विकास समिति का गठन किया गया। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब इसमें दोस्तों ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, बाकी ये रटना ही पड़ेगा, बाकी इस तरह के ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। अगला, किसका प्राचीन नाम ग्रास्टीनगंज था? ग्रास्टीनगंज ये था टनकपुर का, और टनकपुर को बसाया था मिस्टर टलक ने या टॉल्क ने, मिस्टर टलक ने, ये भी आता है एग्जाम में। और टनकपुर ये चंपावत में, चंपावत की एक तहसील है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना। और टनकपुर में ही जैसे शारदा बांध भी मिलेगा आपको, शारदा बांध 1928 में बना था, और टनकपुर के आसपास से यहीं से जो काली है, यहीं से शारदा नाम से भी जाना जाता है। और टनकपुर में जो पूर्णागिरी का जो मेला लगता है सबसे बड़ा, पूर्णागिरी मंदिर है इधर, तो ये टनकपुर में स्थित है, इसके आसपास ही। अगला प्रश्न है, विक्टर मोहन जोशी द्वारा किसे जननायक की उपाधि दी गई? जननायक विक्टर मोहन जोशी ने किसे कहा? तो गोविंद वल्लभ नहीं है, इसका उत्तर हरगोविंद पंत को विक्टर मोहन जोशी ने जननायक की उपाधि दी। और हरगोविंद पंत, इनका जन्म अल्मोड़ा में होता, और बाकी जैसे बागेश्वर में हल न चलाने की प्रथा को कुलीन ब्राह्मण द्वारा इसको तोड़ा था। और हरगोविंद पंत को कहा जाता है सल्टका गांधी, सल्टका गांधी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाकी बैरिस्टर मुकुंदीलाल, गोविंद वल्लभ पंत, हर्षदेव औली, इनके बारे में बहुत कुछ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से आपको बताना है। तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते, बिल्कुल सही है, श्रीदेव सुमन का है, अमर शहीद श्रीदेव सुमन 25 जुलाई 1944 को शहीद हो गए थे। तो इनमें से बताना कि आपको कौन सा सुमेलित नहीं है। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह, अगर जिनको नहीं आता है 1 नंबर के लिए तो आप इसे याद रख लीजिए। गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह विशंबर दत्त चंदोला, बिल्कुल सही है। देवज्ञ नाम से पीताम्बर दत्त बर्थवाल, सुधाकर नामक हस्तलिखित पत्रिका इलाचंद जोशी ने अल्मोड़ा से, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो देवज्ञ नाम से जाना जाता है, पीताम्बर दत्त बर्थवाल को नहीं जाना जाता है, ये जाना जाता है पीताम्बर दत्त बर्थवाल नहीं, इनका नाम तो याद नहीं आ रहा था, वो पीताम्बर दत्त बर्थवाल को तो नहीं, मुकुंद राम बर्थवाल था, क्योंकि अब लेकिन 2-3 सेकंड हो गए थे, याद नहीं आ रहा था, तो फिर उसके बाद आ गया। तो मुकुंद राम बर्थवाल को जाना जाता है देवज्ञ उपनाम से, तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल यहाँ पर नहीं होगा। अगला, सरो नृत्य की भांति पौड़ा नृत्य किस जनजाति में किया जाता है? तो सरो नृत्य की भांति जो गढ़वाल में होता है सरो नृत्य, ये पौड़ा नृत्य किस जनजाति में है? तो पौड़ा नृत्य दोस्तों ये हाथ में रुमाल लेकर किया जाता है, तो ये भोटिया जनजाति है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर, भोटिया जनजाति। ये 5 जनजातियाँ जैसे जौनसारी है, भोटिया है, बोक्सा है, राजी है और थारू है। 1967 में इनको एसटी का दर्जा दिया गया था। और जो राज्य की हमारी जो सेवाएं होती हैं उनमें इनको 4% का आरक्षण प्राप्त है एसटी को। अगला है 1898 में अंग्रेजों ने CSI की उपाधि किसे दी? बाकी सन से सीधे उत्तर मिल रहा है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कीर्ति शाह। क्योंकि मानवेंद्र शाह 1946 से 49 के बीच में, फिर नरेंद्र शाह 1913 से 1946 तक, हालांकि गद्दी 1919 में मिली, तब तक संरक्षिका के रूप में कनक देई थी। कनक देई दोस्तों
प्रदीप शाह की थी और नेपोलिया थी नरेंद्र शाह की। और कीर्ति शाह, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर। 1898 में अंग्रेजों ने सीएसआई की उपाधि कीर्ति शाह को दी थी और कीर्ति शाह ने पढ़ाई मेयो कॉलेज से की थी। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है थलय सागर की तलहटी में कौन सा ताल है। तो सभी तालों के बारे में हम जानेंगे। तो थलय सागर कहाँ स्थित है, तो उत्तरकाशी में है। तो इसकी तलहटी में कौन सा ताल है, तो केदार ताल है। तो केदार ताल, ये केदारनाथ मत कर देना अगर एग्जाम में आता है तो केदार ताल है। और केदार ताल से केदार गंगा निकलती है। बधानी ताल ये रुद्रप्रयाग में है। और खीड़ा ताल उत्तरकाशी में है। डोडी ताल ये 6 कोण वाला ताल है। तो इसका सूत्र हो जाएगा थलय सागर की तलहटी में केदार ताल है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तो हरिद्वार में है, तो सही है। रेशम सहकारी संघ ये भी प्रेमनगर देहरादून में, ये भी तो सही है। अगला है इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश, तो ये भी सही है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि सुमेलित कौन सा नहीं है, तो बाकी ये सभी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है किस भाषा वैज्ञानिक ने कुमाऊनी की 12 बोलियां निर्धारित की। तो 12 बोलियां निर्धारित किसने की, तो त्रिलोचन पांडे ने। त्रिलोचन पांडे ने की हैं। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बोलियों से याद आया, जो 12 बोलियां उत्तराखंड में जो बोली भाषा संस्थान है, उत्तराखंड में बोली भाषा संस्थान वो कहाँ है, तो गौचर में है। और 2016 में बना था, 2016 में। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और त्रिलोचन पांडे की जो पुस्तक एग्जाम में आई थी, कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। और कुमाऊं का लोक साहित्य, तो इसका उत्तर त्रिलोचन पांडे। अगला प्रश्न है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। और भारतीय पुरातत्व का जनक तो कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। और उत्तराखंड में पुरातत्व का जनक कहा जाता है हेनवुड को। तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, उत्तराखंड में हेनवुड को और भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो दोनों आपको याद रखने हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है किसने लिखा था इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय था और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। ये दोस्तों आपके जो ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है उनमें आ सकता है और बड़ा अच्छा प्रश्न है और बड़े एग्जामों में बनता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा RC मजुमदार। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस निर्णय से इनकार करना कठिन है कि तथाकथित 1857 का प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम था और न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो ये RC मजुमदार याद रखेगा। अगला जादूगोड़ा प्रसिद्ध है। पहली बात जादूगोड़ा ये कहाँ है, तो जादूगोड़ा दोस्तों ये है झारखंड में झारखंड का जो सिंहभूम वाला इलाका है वहाँ है। और ये प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर, जादूगोड़ा यूरेनियम के लिए। और उत्तराखंड में अगर बात करें यूरेनियम के, टिहरी से भी कुछ संकेत मिले हैं यूरेनियम के, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। ये तो खैर उत्तराखंड का प्रश्न है। अगर जनपद भी आपसे पूछा जाए तो नेलांग घाटी हो जाएगा उत्तराखंड में। और जनपद की बात कर लेते हैं उत्तरकाशी में। नेलांग जादूंग घाटी उत्तरकाशी में है, जो गंगोत्री नेशनल पार्क है वहाँ स्थित है। पहाड़ का रेगिस्तान भी कहा जाता है इस नेलांग घाटी को। तो उत्तराखंड उत्तरकाशी पहाड़ का रेगिस्तान। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अब दोस्तों बहुत सारे ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम है तो वहाँ इस तरह का प्रश्न जरूर बनेगा। बाकी अनुच्छेद 14 में क्या है, तो समानता का अधिकार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 368 संशोधन प्रक्रिया। अभी तक दोस्तों अगर आप पुराने पेपर को देखेंगे 368 वाला अनुच्छेद बहुत बार आपको मिल जाएगा, तो 368 हो जाएगा। अनुच्छेद 36 में हो जाएगा 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देश तत्व। और अनुच्छेद 74 में तो ये हो जाएगा मंत्रिपरिषद। तो बाकी दोस्तों किसी न किसी ऑप्शन में आपको जरूर मिल जाएगा। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 राज्य के नीति निर्देश तत्व, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया। बाकी ऑप्शन में मिल जाएगा। बाकी यहाँ से आप याद रखें, बाकी ऑप्शन तो खैर आपको एग्जाम में ही देखना है। अगला अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है 3 दिसंबर को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। 23 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है अनवरत प्लान, यानी कि जो अनवरत योजना या रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी। तो 1978 से लेकर 83 के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। बढ़ते हैं आगे। वास्तु या मूर्तिकला के क्षेत्र में उत्तराखंड का स्वर्णकाल किस वंश को माना जाता है।
तो ये माना जाता है कार्तिकेयपुर राजवंश को। कार्तिकेयपुर राजवंश को प्रथम ऐतिहासिक राजवंश वो है कार्तिकेयपुर राजवंश, और कार्तिकेयपुर राजवंश का संस्थापक था वासुदेव बसंत। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी पर है? तो नीलकंठ महादेव, तपोवन, त्रिवेणी घाट या शिवानंद झूला। हालांकि ये भी ऋषिकेश में है, ये भी टिहरी के आसपास का इलाका। नीलकंठ महादेव ये भी पौड़ी के आसपास, पौड़ी में ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा ज़्यादा नज़दीक है स्वर्गाश्रम के निकट गंगा नदी पर, तो ये हो जाएगा शिवानंद झूला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। अगला प्रश्न दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। निम्नलिखित में से किस वर्ष नैनीताल में भूस्खलन हुआ? अब आपको यहाँ पर 1880 याद रखिए, आपका काम नहीं चलेगा। नैनीताल में भारी भूस्खलन 18 सितंबर 1880 याद रखने पर ही आपका जो एग्जाम में प्रश्न सही हो पाएगा, क्योंकि अब 1880 बहुत ज़्यादा सभी लोग पढ़ चुके हैं और एग्जाम में भी पूरी डेट आती है। तो 18 सितंबर 1880 ये आपको याद रखना होगा। और नैनीताल में भारी भूस्खलन, और इसमें 151 लोग जिंदा दफन हो गए थे। तो ये आपको डेट याद रखेगा 18 सितंबर 1880 को नैनीताल में भीषण भूस्खलन, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला, हरिद्वार जनपद का गठन कब हुआ था? अब दोस्तों 13 जनपद हैं, उनमें से उनका गठन कब हुआ था? किस जनपद का गठन सबसे पहले हुआ था, लास्ट में हुआ था? उनमें से इस तरह का प्रश्न बन सकता है। और किसका कब गठन हुआ था? कौन सा सुमेलित नहीं है? 4 जनपद दे दिए या क्षेत्रफल दे दिया, तो उनकी जो तहसीलें हैं तो वहाँ से दे दिया प्रश्न, तो यहाँ से जरूर बनते प्रश्न। बाकी मैंने 10 घंटे का जो मैराथन परीक्षा वाली का उसमें सब कुछ बताया हुआ है, बाकी आप उसे देख लेंगे तो 10 से 15 क्वेश्चन तो आपके उससे ही बन जाएंगे। अगला, हरिद्वार जिले का गठन कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1988 को, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। फिर उसके बाद उत्तराखंड में शामिल किया गया था 2000 में। 28 दिसंबर 1988 को हरिद्वार जिले का गठन हुआ था, तो ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, और पहले सहारनपुर मंडल में था। अगला प्रश्न है, कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना कब हुई? अब दोस्तों आपने जो केमू की गाड़ियाँ देखी होंगी, केमू, तो केमू वही है कुमाऊं मोटर ऑनर्स यूनियन। तो केमू तो सभी लोग कहते हैं, पर केमू यहाँ पर है, जो लोग नए होंगे उनके लिए, बाकी जो पुराने उनका ठीक है। कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन, तो केमू की स्थापना हुई थी, काठगोदाम में है, बाकी शाखाएँ टनकपुर वगैरह यहाँ भी है। तो ये हो जाएगा कहाँ? 1939 में, 1939। अब डेट भी देखिए 1938 है, 39 है, 40 है, तो डेट और GMOU तो इसकी स्थापना हुई थी 1941 में, 1941 में, तो दोनों आपको याद रखने हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर केमू की 1939 में, केमू की स्थापना 1939 में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बोक्सा जनजाति के त्यौहार है? तो सीधे सीधे पूछेगा एग्जाम में, होगड़, गोटरे, डेलिया, तो सभी हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर, बोक्सा जनजाति। और बोक्सा जनजाति सबसे लोग बनबसा में आए थे, और उधम सिंह नगर नैनीताल के इलाकों में बोक्सा जनजाति देखने को मिलती है। तो ये सब याद रखेगा, इसका उत्तर हो जाएगा होगड़, गोटरे या फिर डेलिया, या इनमें से आ सकता है होगड़ किसका त्यौहार, सिर्फ एक ही, गोटरे, तो इस तरह से भी प्रश्न बन सकता है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। बाकी मिलेंगे कल को मॉर्निंग में 10 ऑनलाइन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, तैयारी करते रहिए।